आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। तेलंगाना में हैदराबाद ही वो जगह है जहां से तेलंगाना तरक्की करता है। तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि अरे भाई मेरे गली के इतने लोग हैं वोट डाल देंगे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि कल तारीख जब लिखी जाएगी तो आपको ये मलाल ना हो कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं दिया और वोट नहीं देकर या वोट को इस्तेमाल नहीं करके मैंने मोदी का साथ दिया। फैसला आपको करना है मेरे भाई। ये वतन का, हमारे मुल्क का सबसे तारीखी और अहम और ख़तरनाक इलेक्शन है। इसीलिए मेरी आप तमाम अहलियाने पटेल नगर से और जहां तक अल्लाह अपने फजलो करम से मेरी आवाज को आपके घर तक, आपके कानों तक पहुंचा रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 मई के दिन अपने के कोड को इस्तेमाल करिए। अपने साथ सुबह 7 बजे से पूरी अपने फैमिली को, अफराद खानदान को लेकर जाइए और वोट डाल कर आइए। और वोट डाल के आने के बाद भी आप अपने दोस्त अहबाब को फोन करके बताइए कि जाओ, जाकर वोट डालो। पोलिंग बूथ को जब जाएंगे आप अपने साथ सेल फोन लेकर मत जाइए। सेल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। पिछले असेंबली के इलेक्शन में बाज लोग सेल फोन लेकर गए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उनको कहा कि बाहर रख कर आइए, तो चिढ़ के चले गए क्योंकि सेल फोन रखने की जगह वहां पर नहीं है। तो उनके साथ उनके घर वाले भी चले गए। तो सेल फोन लेके मत जाइए। मशीन में जब आप पतंग का निशान देखेंगे तो उसको दबा कर रखिए उस वक्त तक जब तक टी बोल के आवाज नहीं आती। फिर मशीन के बाजू एक छोटी मशीन होगी जिसमें पतंग के निशान की छिट्टी आएगी, जिसको आपने वोट डाला उसको देखिए। 30 सेकंड तक वो छिट्टी आपको दिखाई देगी पतंग के निशान के साथ, फिर वो छिट्टी उसी मशीन में गिर जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये हरगिज मत समझिए कि मेरे वोट के इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ेगा। आपने देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि जो बीजेपी की उम्मीदवार है उन्होंने किसी एक इबादतगाह के सामने खड़े होकर तीर मारने का एक इशारा किया। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भाई, कुदरत हमसे पुकार कर कह रही है कि ये इनके मुस्तकबिल के नापाक अजायम हैं। अगर कुदरत हमसे ये कह रही है कि उठो, जागो, देखो इन लोगों को, इसके बाद भी अगर आप नहीं उठेंगे, इसके बाद भी अगर आप अपने वोटों का सही मुत्तहदा तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जिम्मेदारी किस पर आयद होती है बताइए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप अपने घर से रवाना होइए सुबह 7 बजे। और मैं गुजारिश करूंगा खास तौर से हमारे गयूर नौजवानों से कि वो पटेल नगर हो या जहां कहीं भी हो, वो अपने घर महल्ले के 5 से 10 घरों की जिम्मेदारी ले लें। और उनका काम सिर्फ ये होना कि पहले वोट डालकर आएंगे, उसके बाद इन 5 से 10 घर के जिम्मेदारों को वो जाकर उनको बोलते रहेंगे, तरगीब देंगे कि चलिए निकलिए, आप जाकर वोट डालिए। अगर हर नौजवान 5 से 10 घर की जिम्मेदारी ले लेगा तो मुझे यकीन है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में ना सिर्फ हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा बल्कि हम इंशाअल्लाह ताला एक इबरतनाक शिकस्त देंगे उन सियासी पार्टी को, उस उम्मीदवार को जो हमारे अमन को बिगाड़ना चाहती हैं। और आपको बता रहा हूं कि महंगाई आसमान को छू रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। नौकरियां नहीं है, नौकरियां हैं तो तनख्वाहें कम है, तनख्वाह कम है तो वक्त पर नहीं मिलती। तो इसलिए हमको जरूरी है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करके, और याद रखिए वोट एक अमानत है, आप इस अमानत को इस्तेमाल करिए अच्छाई के लिए, बुराई के खात्मे के लिए, नेकी की सरबुलंदी के लिए, झूठ को खत्म करने के लिए और उन तमाम ताकतों को शिकस्त देने के लिए
जो पिछले 10 साल से इस मुल्क में सिर्फ नफरत को पैदा कर दिए, ये मैं आपसे कहना जरूरी समझता था। दूसरी बात यह है कि ये पटेल नगर और ये इलाका गोशामैल असेंबली हल्के में आता है। यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 2,55,00,000 का एक ब्रिज सिद्धियंबर बाजार पर मजलिस की नुमाइंदगी पर डाला गया, बीजेपी की नुमाइंदगी पर नहीं हुआ। वहां पर हमेशा बरसात का पानी ठहरता था। नूरी शाह दरगाह पटेल नगर के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाली गई, 10 लाख की 10 लाख की डाली गई। फिर CRMP बल्दिया की तरफ से करीब 21 करोड़ की रोड्स डाले गए पूरे जामबाग डिवीजन में। वाटर वर्क्स की तरफ से इस डिवीजन में 7 करोड़ के सीवरेज के काम और पानी की लाइन के काम हुए। अभी 1,75,000 का टेंडर प्रोसेस है। एक मीनार मस्जिद के सामने अनीसुल गुरबा की नई बिल्डिंग बनाई गई 29 करोड़ की लागत से, जिसमें 2 सेलर और 5 फ्लोर हैं। वाटर वर्क्स की तरफ से दरगाह नामपली के पास, खवातीन के बाबुल दाखिले के पास, वहां पर काम मुकम्मल हुआ है। सुभानपुरा और समदानीपुरा आगापुरा में काम जारी है। अफजलगंज सेंट्रल लाइब्रेरी में 10 करोड़ से उस लाइब्रेरी को अच्छा किया जा रहा है। और भी बहुत से काम करवाना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला हम उन कामों को मुकम्मल करेंगे। तीसरी बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि ये अल्लाह का शुक्र और फजल है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 5वीं मरतबा हैदराबाद के पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने का मौका इनायत फरमाया। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आप तमाम के साथ की बिना पर 5वीं मरतबा भी इंशाअल्लाह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हम सब मिलकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपने सुना होगा हमारे मुल्क के वजीर आजम बार बार अपनी जबान से कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। तो याद रखिए, ये बात अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, हमारे दलित भाइयों को और उन तमाम लोगों को जो भारत के संविधान से, आइन से मोहब्बत रखते हैं, अगर इस बार मोदी 400 पार हो गए तो सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन आपके हाथ से चला जाएगा। बाबा साहिब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान खत्म करके रख देंगे ये लोग। आप देख लो, याद रखो मेरी इस बात को। अगर आप बोलेंगे ये कहां से आपने सुना, इनके कई उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, दलितों का आरक्षण, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, मुसलमानों को जो रिजर्वेशन तहफुजात मिल रहे उसको खत्म करके रख देंगे। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि जो भारत से मोहब्बत करते हैं, जो भारत के संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उससे अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपको इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपना एक वोट ना सिर्फ मजलिस के हक में बल्कि बीजेपी को हराने के लिए आपको इसके वोट का इस्तेमाल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि भारत के आईन में दफा 29 और 30 है, उसके तहत अक़लियतों को, और अक़लियतें सिर्फ मजहबी नहीं होती, अक़लियतें मजहबी भी होती हैं और अक़लियतें ज़बानी माने लिंग्विस्टिक भी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तमिलनाडु का शख्स हैदराबाद में स्कूल खोलना चाहता है तो हमारे आईन और दस्तूर की दफा 30 के तहत वो उसको इजाजत मिलती है, क्योंकि वो तमिल जबान का बोलने वाला है और हैदराबाद में माइनॉरिटी है, उसको खोलने की इजाजत मिलती। नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस सेक्शन को 29 और 30 को खत्म कर देंगे। दफा 30 के तहत मदरसे खोले जाते हैं, दफा 30 के तहत तालीमी इदारे खोले जाते हैं,
अक़लियतों को अपनी तालीमी पसमानदगी को दूर करने का एक मौका मिलता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरहूम कायद सालार मिल्लत की क़ियादत में उनके ज़माने में डेक्कन मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, MCA, B फार्मेसी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA, ये सब दस्तूर की दफा 30 के तहत खोले गए हैं। ये करना चाहती है बीजेपी। दलितों से उनका आरक्षण, रिजर्वेशन छीन लो, संविधान को बदलो और बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे आईन का, बीजेपी उस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? चैप्टर 3 है फंडामेंटल राइट्स का। बीजेपी बोलती बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसीलिए हमारे आईन को खतरा है। 400 पार का मतलब आईन चला जाएगा, कुछ भी नया आईन बनाकर लेकर आएंगे। तो इसलिए यह इलेक्शन बहुत अहम है आपके लिए। और आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज करके यहां से एक और जलसे में चले जाऊंगा, वो ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, जो भाषण दिया, वो तो ऐसा नजर आ रहा था कि कोई सड़क पर बैठने वाला भी उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है, भारत के मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। और मोदी ने आगे बढ़कर कह दिया कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगल सूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम अक़लियत के वजीर आजम नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन के वजीर आजम नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वालों के वजीर आजम है? क्या कोई इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है? नफरतों को फैलाना ये मोदी का काम रहा है। 2002 से यही काम कर रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि ये बोलना घुसपैठी 17 करोड़ है मोदी जी। घुसपैठी कैसा है? इनके 10 साल के दौरे हुकूमत में 14 मरतबा पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि डेटा दो, कितने घुसपैठी है, जिसमें मेरा भी सवाल था, एक जवाब नहीं आया। मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा कर रही है, झूठ। मोदी हुकूमत का डेटा बता रहा है कि मुस्लिम खवातीन का TFR रेट, फर्टिलिटी रेट गिरा है। इस मुल्क में कभी भी मुसलमान हिंदू भाइयों से बढ़ के आबादी नहीं होगी। मुसलमानों की आबादी शायद 18-19% पे रुक जाएगी, 17% पे। हमारे हिंदू भाइयों की 79% पर रुक जाएगी। मगर डर दिलाना, देखो ये मुसलमान तुमसे आगे बढ़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, RSS को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है, तो बताओ नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। मेरे भाई, मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। कितना? 6,000 करोड़ का लोन। एक गरीब, चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, अगर वो बैंक को जाएगा कि 10 लाख का लोन चाहिए,
तो 10 लाख के लोन के लिए उसको 25-30 मरतबा झक मारना पड़ता बैंक के पास। मगर यहां पर 6,000 करोड़ का लोन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने चाहने वालों को दे दिया। बताइए देश कहां जाएगा फिर, किस राह पर मुल्क चला जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये पार्लिमानी इलेक्शन बहुत ही अहम और तारीख साज इलेक्शन होगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले ये बार बार, हाँ मोदी एक बोल रहे रिजर्वेशन मुसलमानों का। अरे मोदी जी, रिजर्वेशन मुसलमानों का मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया। तेलंगाना और आंध्रा में है उनको दिया गया, जिनको नहीं मिल सकता आप नफरत पैदा कर रहे हैं। क्या 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम अकलियत को तेलंगाना में मिल रहा है, क्या वो दलितों का हक छीन कर मिल रहा है? क्या वो हमारे ओबीसी भाइयों के हक छीन कर दिया जा रहा है? नहीं। मगर नरेंद्र मोदी बात करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नफरत फैलाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा की आवाम भी तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू चंद्रुडू को सबक सिखाएगी। वहां पर तेलुगु देशम जनसेना वो एक्टर और हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो बॉलीवुड बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते। वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन। अरे बताओ चंद्राबाबू नायडू, तुम्हारा पोजीशन क्या है? क्या तुम खड़े रहकर बोल सकते कि नरेंद्र मोदी की बात को हम नहीं मानेंगे? जगन मोहन रेड्डी अगर जीतेगा, जो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह, तो यकीनन जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में रिजर्वेशन को जारी रखेगा। जगन मोहन रेड्डी ना सिर्फ रिजर्वेशन को जारी रखेगा बल्कि इस हमारे मुल्क के आईन को भी बचाने की कोशिश करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तमाम से मेरी अपील है कि 13 तारीख के दिन आप अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। और मैं अपनी बात को इस बात पर ख़त्म करूंगा। एक हैदराबाद के एक मशहूर शायर थे हिमायतुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो जिंदा दिलान हैदराबाद के बड़े मशहूर शायर थे। तो ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि आजकल सब लोग बोलते असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते। तो उन्होंने अच्छा लिखा कि सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। देखिए ये दखनी जो जबान है ना, इसमें अगर आप कोई दलित हैदराबाद का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कहीं भी आप पकड़ ले सकते हो उसको, कहीं भी। अब मैं एक बार दिल्ली के ट्रेन में जा रहा था, वो मेट्रो एयरपोर्ट को, तो मैं एक तरफ बैठा हुआ था, लोग नहीं देखे। सामने से एक साहब गुफ्तगू शुरू करे फोन पे, तो पीछे से एक बोला, अरे खट्टी दाल है जी इन्हें। तो सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। ये मोदी को कब सुख होगा, क्या है कि क्या नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिए, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सवाल कर रहा हूं आपसे, इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिए, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या किया नहीं किया, क्या है कि नहीं की, क्या है कि क्या नहीं की। ये गारत का घड़ा भरता नहीं होऊंगा, ये गारत का घड़ा भरता नहीं होगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुसलमानों को घुसपैठिया बोलूंगा, लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा। सऊदी अरब गए, दुबई गए, मिलता कि ऐसा लपटते, उन्हें प्लेन से उतरता लपट लेते उन्होंने, लपट। मुसलमानों को घुसपैठिया बोलूंगा, लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा। अरे ठहर रहे भाई, सुन तो सही, ठहरो। हाँ, कैफियत आ रही हो रही, क्या तो भी है। क्या है कि क्या नहीं की।
हाँ तो चलिए वोट डालो 13 को, पुकारो न को। 22 घंटे काम करके मुल्क को 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा। राजेंद्र साहब गाली तो नहीं है ना? कहाँ है राजेंद्र? चले गए? हाँ है ना, वो गाली तो नहीं है। हाँ, 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा, 5 साल और मिले तो फिर यही करूंगा। क्या है कि क्या नहीं की, मुल्क को कमजोर करूंगा लेकिन इलेक्शन जीतूंगा, क्या है कि क्या नहीं की। तो ये बेचारे जो है इस तरह के कामा कर रहे। इस मुल्क को हमको बचाना है, मुत्तहिदा तौर पर मिलकर हम सबको इस वतन अजीज को बचाना है। हाँ, मेरी आपसे, ठहरो भाई, क्या है, ठहरिए ना, ठहरिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, 13 मई के दिन अपने घर से निकलिए, अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाइए और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। ये जलसा जारी रहेगा। मुझे टप्पा चबूतरा में